नमस्कार दोस्तों। आज मेटल सीरीज 18 में मैं मेटल क्रोमियम के बारे में बताऊंगा। तो विश्व फलक पे 1761 में दो महान घटना हुई। एक घटना हुई पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया और इसने डिसाइड किया कि आने वाले समय में इंडिया पे कौन रूल नहीं करेगा। इसने डिसाइड किया कि अब इंडिया पे किसका राज्य होगा। और वैसे ही 1761 में विश्व फलक पे पहली बार क्रोम के ओर को लोकेट किया गया और दूसरे 40 साल के अविरत प्रयत्न से क्रोम मेटल का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, इस मेटल की महत्ता के समझिए कि आज 1 से 1.5% क्रोम वाले बॉल बेयरिंग के बिना हमारी इंडस्ट्रियल जर्नी पॉसिबल नहीं है। आज क्रोम के बिना कोरोजन रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील की परिकल्पना भी पॉसिबल नहीं है। 700 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क करने वाले एलॉय जो 26% क्रोम वाले होते हैं, ऐसे हीट रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील क्रोम के बिना पॉसिबल नहीं है। यही नहीं, क्रोम, मैंगनीज, निकल और मोली, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं कि इस विश्व में पाई जाने वाली हर दूसरी मेटल कंपोजिशन इनके बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्रोम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह हाई स्पीड स्टील में या रेजिस्टेंस फर्नेस जो हीट ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, उसमें निकल और आयरन के कॉम्बिनेशन में नाइक्रोम वायर के रूप में, या ब्रिक्स जो मैग्नेसाइट ब्रिक्स है वो क्रोम कंटेनिंग होती है। यही नहीं, पोटेशियम और सोडियम के बाइक्रोमेट जो है वो गार्गल माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज होता है। और डायमंड और जेम्स के बहुत सारे कलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में थोड़े से क्रोम मिलाने से काफ़ी चेंज हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो चमचमाती गाड़ियाँ आज आप देख रहे हैं, क्रोम प्लेटिंग के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, चाहे वो हाई स्पीड टूल स्टील होवे, इनकोनेल होवे, क्रोम मोली और कोबाल्ट के कॉम्बिनेशन में 650 से 900 डिग्री टेम्परेचर वाले एलॉय की संरचना होवे, या 26% क्रोम वाले हाई क्रोम कंटेनिंग स्टेनलेस स्टील हीट रेजिस्टेंस ग्रेड होवे, या कोरोजन रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील होवे, या बॉल बेयरिंग होवे, या दूसरे बहुत सारी संरचना क्रोम के बिना पॉसिबल नहीं है। और क्रोम जो है अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है, जिसका मेन ओर है क्रोमाइट, और यह रशिया, टर्की, फिलीपाइंस, जिम्बाब्वे और इन सब में बहुत बहुतायत पाया जाता है। और दूसरे मिनरल में फॉर्म में ये इंडिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया, क्यूबा वगैरह में पाया जाता है। इसके सामने अमेरिका और कनाडा में पाया जाने वाला मिनरल वह क्रोम में काफ़ी पुअर होता है। और अर्लीस्ट जो प्रमाण मिलते हैं वह उल्का पिंड, जिसे इंग्लिश में मीटेओराइट कहते हैं, उसके थ्रू इस पृथ्वी पर आयरन, निकल और क्रोम की मात्रा आई। और हम क्रिएचर्स के लिए, हमारे बॉडी के लिए 200 माइक्रोग्राम्स पर केजी इसकी ज़रूरत रहती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्लाइटेस्ट इम्प्यूरिटी कंटेंट के कारण यह ब्रिटल बन जाता है। और यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और इसके अगर आविष्कार का देखें दोस्तों, तो 1794 से 1757 के बीच में जो क्रेडिट जाता है वह लुइस निकोलस वॉक्यूलिन के जाता है। और उसके पहले जैसे मैंने बताया कि यूराल के माउंटेन से यह ओर
26 जुलाई 1761 को लेहमैन ने प्राप्त किया था, लेकिन उसमें से वह मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया और उसके फलस्वरूप यह आयरन ओर जो है साइंटिस्ट पलास को दिया, जिसने बताया कि भाई इसके अंदर लेड क्रोमेट है PbCrO4, लेकिन वह भी इसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाया और एक्सट्रैक्शन मतलब इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वह लुइस निकोलस वॉकिलिन को गया और इसके पीछे, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी गेन करने में काफ़ी समय गया। तो दोस्तों, इस मेटल के कारण ही ब्रिटिशर और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज बेहतर से बेहतर स्टील और उसकी संरचना बनाने में सक्सेसफुल हुए। यह ऐसा मेटल है कि जो आयरन में इजीली डिसॉल्व हो जाता है और कुछ स्टील में यह इम्प्योरिटी के रूप में बहुत ही हार्मफुल होता है। रीजन, क्योंकि यह कार्बाइड प्रमोटर है, कार्बाइड स्टेबलाइजर है और मेल्टिंग पॉइंट को हल्का सा इफेक्ट करता है। क्रोम के कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब UTS बढ़ता है, YS भी स्लाइटली बढ़ता है, लेकिन उसके सामने इलोंगेशन, डक्टिलिटी और RA ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। हार्डनेबिलिटी बढ़ता है, वियर एंड एब्रेजन रेजिस्टेंट मार्जिनली बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन कटिंग एफिशिएंसी जो है डिक्रीज होता है। क्रोम के कारण इवन इम्पैक्ट वैल्यू भी डाउन होता है। तो यह बहुत ही वंडरफुल मेटल है। आने वाले समय में जो स्ट्रक्चरल स्टील या TMT बनाते हैं और उनके पास में बिलेट कास्टिंग के समय अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टरर की फैसिलिटी है तो दोस्तों याद रखो 0.02 से 0.08% लेट एडिशन क्रोम का फाइन पाउडर के रूप में करना बहुत ही एडवांटेजियस रहेगा, जो कार्बाइड को सिग्निफिकेंटली न बढ़ा करके ग्रेन रिफाइनर की तरह काम करेगा और वह 0.02 से 0.07% वेल ऑक्सीडाइज्ड मेटल का UTS, YS, इलोंगेशन, RA, हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी, इम्पैक्ट वैल्यू, इन सभी को जो है बढ़ाएगा, जिसमें यील्ड स्ट्रेंथ जो है, जो डिजाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वह काफ़ी मात्रा में बढ़ाएगा। इस मेटल के जितने एडवांटेजियस इफेक्ट हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजियस इफेक्ट हैं। यही कारण है कि मेटलर्जिस्ट इस मेटल के साथ में एक्सपेरिमेंटेशन करने में बहुत डरता है। यह McN6C टाइप का कार्बाइड बनाता है जो हीट ट्रीटमेंट करने पे डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है, उसे परलाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बाइड नहीं बनाता, लेकिन इसकी एप्लीकेशन स्टेनलेस स्टील, एब्रेजन रेजिस्टेंट, वियर रेजिस्टेंट, ग्राइंडिंग मीडिया बॉल, हीट रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील, ऐसे अनगिनत एप्लीकेशन हैं जिसके कारण इस मेटल की महत्ता बढ़ती जा रही है और अर्थ क्रस्ट में यह 0.02% है। आने वाले समय में इसके स्कैरसिटी होने का कोई चांस नहीं है। मैं मेटलर्जिस्टों को कहूँगा कि ग्रेन रिफाइनर वेल डीऑक्सीडाइज्ड स्टील में क्रोम को लिमिटेड अमाउंट में डाल करके इसका एडवांटेजियस इफेक्ट लें। थैंक यू।